हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं एक मरतबा फिर आपके खिदमत में मुस्लिम पर्सनल लॉ पार्ट 2 के साथ हाज़िर हूँ। चंद चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके लिए पहले भी नोट की थी, बताने के लिए एक मरतबा फिर समझ लीजिए। देखिए, 5 इम्पॉर्टेंट रूल्स इसके होते हैं। पहला इस्लाम का रूल है शहादत, यानी अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन रखना। अगर कोई इन दोनों पर यकीन नहीं रखता, इनमें से एक पर यकीन रखता है, तो वो इस्लाम के दायरे से बाहर आ जाता है। दूसरा है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ये 5 चीज़ें होती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पिलर है इस्लाम के। इसमें अगर कहीं भी ज़रा सी भी गलती होती है तो यकीनन आप उस दायरे से बाहर आते हैं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, तलाक़, शादी, विरासत, हक़, महर। ये 4 चीज़ें हैं। इसमें अगर हम शादी की बात करते हैं तो इस्लाम में ज़रूर यकीनन 4 शादियों की इजाज़त है, मगर उसकी सिचुएशन है, उसका पर्सपेक्टिव क्या रहा। अगर किसी की वाइफ एक्सपायर हो जाती है, उस कंडीशन में वो शादी कर सकता है। अदरवाइज़ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी मुसलमान को 2 या 3 शादी करते हुए नहीं देखा। ये एक एलिगेशन है कि मुस्लिम शादी करते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारे लोगों के ज़बान पे ये बातें हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब दूसरी बात पे आते हैं। अगर तलाक़ की सिचुएशन है, अगर हस्बैंड और वाइफ में किसी वजह से नहीं बन रही है, तो वो कोर्ट के थ्रू तलाक़ ले सकता है, या शहर काजी अगर है उस पर यकीन है तो वहाँ जाकर वो तलाक़ ले सकता है। ये भी इसका एक हिस्सा है शरीयत का। तीसरा, विरासत की बात अगर हम करते हैं तो इस्लाम में शुरू से ही विरासत, अगर फादर की प्रॉपर्टी में से 7वां हिस्सा बेटी का होता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो शरीयत के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, शरीयत के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। इसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये चीज़ दोबारा से अमेंडमेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और फिर ये हिंदूज़ में भी इस चीज़ को लागू करने की कोशिश की और अल्टीमेटली लागू हो गई। तो मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी बहन और बच्चियों से, बेटियों से जो हिंदूज़ हैं, उनको इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये इस्लाम से लिया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत तरीक़ा है। इसको शुरू से इस्लाम के अंदर लिया गया है, तो डॉक्टर साहब ने इसको खूबसूरती के साथ इसके अंदर पिरो दिया, और आज हिंदूज़ भी इसको मानते हैं, और हिंदूज़ में भी फादर की प्रॉपर्टी में से बेटियों को हिस्सा मिलता है। लेकिन ये कुल मिला के ये देन इस्लाम की है। अब तीसरे नंबर पर आते हैं हक़ महर पे। जब शादी होती है, हस्बैंड और वाइफ बन जाते हैं, तो उस वक्त निकाह के वक्त एक रकम मुकर्रर होती है जिसे हक़ महर कहते हैं। वो आपस में अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है तो बहुत सी वाइफ माफ़ कर देती है अपने हस्बैंड को, और बहुत सी ले लेती हैं। तो और अगर डिवोर्स होती है तो फिर तो कंपलसरी है, फिर तो हक़ महर उसको अदा करने पड़ेंगे। ये एक सिचुएशन होती है। इसके अलावा अगर हम टोटल बात करते हैं तो ये बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप इसको अगर डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जो स्टूडेंट्स यूपीएससी की या जुडिशरी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उसमें हमेशा इससे मुताल्लिक़ सवाल आते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है। तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें उसकी बता दी हैं, बाकी आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। बार बार इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन हर आदमी को कम से कम अपने देश में जो क़वानीन हैं उनको समझना चाहिए। और इसके अलावा मसला यह है कि हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ख़त्म कर दिया जाए, सबको एक ही कानून होना चाहिए पूरे देश में। ये बात अलग है कि वो कब इम्प्लीमेंट होगा और उसमें मुसलमानों का रिएक्शन क्या रहेगा, आया कि वो उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इससे न सिर्फ मुसलमानों को, कुछ हिंदूज़ भी हैं ऐसे हैं जिनको ये आइडिया अच्छा नहीं लगता कि एक ही कानून पूरे देश में होना चाहिए। तो बहरहाल ये एक अलग बहस है, कभी इस पर फिर बात करेंगे। तो बस इससे मुताल्लिक़ चंद चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि अगर आपको शरीयत को समझना है तो मोटी मोटी बातें मैंने आपको दोनों पार्ट में समझा दी है। ये मोर देन सफिशेंट है, आप समझ सकते हैं। और डिटेल में समझने के लिए फिर आप थोड़ा सा अगर उसमें जाएंगे, चैप्टर देखेंगे इससे रिलेटेड, उसमें समझ में आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो बस आज इतना ही, कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।